नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज का हमारा जो विषय होगा वो है मानव शरीर रचना, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। इसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कि मनुष्य का पाचन तंत्र और उस पाचन तंत्र में कौन कौन से अंगों की हिस्सेदारी होती है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत पाचन के भी विषय में जानेंगे। शुरू करें। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। शुरू करते हैं। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, भली भांति परिचित होंगे आप। हाई स्कूल में क्लास 9th में इसका स्ट्रक्चर पढ़े होंगे और एग्जामिनेशन में आपके लिए प्रश्न भी आया होगा, तो आप बनाए भी होंगे। नहीं बनाए होंगे तो आज देखिए और बनाने का प्रयास कीजिए, फिगर अच्छा बनाए। इसको बोलते हैं मनुष्य का पाचन तंत्र या आहार नाल। ठीक, अब जरा देखिए कि इस आहार नाल में मनुष्य का जो पाचन तंत्र है उसमें सबसे पहले होता क्या है। तो पाचन होने के लिए या पाचन तंत्र जो आपके शरीर में है, जो आपके मुख गुहा से लेकर के मलाशय तक या गुदा द्वार तक होता है, तो उसका जो फंक्शन है किस आधार पर कैसे वर्क करेगा। सबसे पहली बात, इसके लिए क्या चाहिए? भोजन चाहिए, खाना चाहिए, तभी तो वर्क करेगा। जो आप बाहरी वातावरण से भोजन लेते हैं वो आपके लिए ऊर्जा का काम करता है। कब? जब ये अंदर चला जाता है तब। ठीक, यानी बाहरी वातावरण से भोजन के रूप में जो ऊर्जा आप लेते हैं उसे बोलते हैं अंतर्ग्रहण। क्या बोलते हैं? अंतर्ग्रहण। शब्द पर ध्यान दीजिए, अंतर्ग्रहण या इंगेशन, या क्या बोलते हैं? इंगेशन। ठीक है, अंतर्ग्रहण या इंगेशन। तो इस अंतर्ग्रहण के द्वारा हुआ क्या, जो आपने बाहरी वातावरण से भोजन को ऊर्जा के रूप में लिया उसी को बोलते हैं अंतर्ग्रहण। यानी बाहरी वातावरण से भोजन को मुख गुहा तक पहुंचाने की क्रिया को अंतर्ग्रहण कहते हैं। पहला काम हो गया। अब इस अंतर्ग्रहण के बाद करते क्या हैं आप? जब मुख गुहा में भोजन को पहुंचा लेते हैं तब क्या करते हैं? तब की जो प्रोसेस होती है वो होती है चबाना, और चबाना को अंग्रेजी में चीविंग बोलते हैं। चबाने को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? चीविंग बोलते हैं। क्यों चबाया जाता है? दांतों से भोज्य पदार्थ के जटिल भोज्य पदार्थों को, जो आप बाहरी वातावरण से इंगेशन के माध्यम से मुख में लिए पड़े हैं, वो जटिल फॉर्म ऑफ फूड है, यानी कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड है, जटिल भोज्य पदार्थ है। उसे आप सरल भोज्य पदार्थ में तोड़ने के लिए चबाते हैं, और चबा करके उस जटिल भोज्य पदार्थ को, बड़े बड़े भोजन के टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करते हैं। ठीक, और इसमें जो हेल्प करता है वो जीभ आपकी हेल्पिंग ऑर्गन है। जीभ क्या करती है? आपके दांतों तले जो बड़े बड़े भोज्य पदार्थ के टुकड़े होते हैं वो उन्हें लेके आती है, और जो जीभ है, वो दांत है, वो क्या करता है? उन्हें क्रश करने का काम करता है, कट करने का काम करता है। तो चीविंग में दांत और ये आपका जीभ, इन दोनों की सहायता से भोजन को कुतरा जाता है, तोड़े जाते हैं। ठीक है, अब क्या होगा? यानी शुरुआत आपके भोजन को पचाने की कहां से हो चुकी? मुख गुहा से। अगर आपका जो कभी कभी प्रश्न भी पूछा जाता है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है यहाँ से, पाचन से, कि भोजन का जो पाचन होता है वह शरीर के किस अंग से शुरू होता है। तो आपको लगेगा यार भोजन तो हमने ले लिया, तो वह कहाँ जाता है? अमाशय में जाता है, पेट में जाता है, तो वहां से शुरू होना चाहिए। नहीं, आप कर क्या रहे हैं? आप तो यहाँ ही इसे छोटे छोटे भागों में तोड़ दिए ना। जटिल भोज्य पदार्थ को सरल भोज्य पदार्थ बनाने के लिए अपने दांतों की सहायता से मुख गुहा में ही आपने उसका काम कर दिया। अब उत्तर हो जाता है कि मुख गुहा क्या हो जाएगा? मुख गुहा को इंग्लिश में बकल चैम्बर या बकल कैविटी बोलते हैं। ठीक है, बकल चैम्बर या बकल कैविटी। तो यहीं से भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। ठीक है, मुख गुहा के बाद
यहां से भोजन को लाया जाता है ग्रास नाल, ये मुख्य गुहा है, जीभ के माध्यम से इसे अंदर की तरफ भेजा जाता है, और जो अंदर की तरफ भेजने की जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं निगलना। क्या बोलते हैं? निगलना। तो तीसरा प्रोसेस क्या हो गया? निगलना। यानी भोजन को आपने छोटी छोटी लुगदी बना करके कहाँ भेज दिया? अब अमाशय के लिए आप भेज रहे हैं, यानी मुख्य गुहा से सीधे इसका ट्रांसफर कहाँ हो जाएगा? अमाशय में। तो अमाशय में और इस मुख्य गुहा के बीच कोई कड़ी होगी जो जोड़ने का काम करेगी, भोजन को ले जाने का काम करेगी। उस पाइपलाइन का नाम है ग्रास नाल। क्या नाम है? ग्रास नाल, एसोफेगस। ये है ग्रास नली या ग्रास नाल, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं एसोफेगस। क्या बोलते हैं? एसोफेगस। जो भोजन आपने मुख में लिया, दांतों से चबाया, चबाने के बाद उसकी थोड़ी बहुत लुगदी बनाई, अब उसे क्या करते हैं? निगलते हैं, और निगलने के पश्चात इस एसोफेगस या ग्रास नली के माध्यम से धीरे धीरे ये कहाँ चला आता है? अमाशय में। और इस जो ग्रास नली है, ग्रास नली की जो लंबाई होती है लगभग 15 सेंटीमीटर के आसपास होती है। कितनी? 15 सेंटीमीटर के आसपास होती है। 15 सेंटीमीटर ऑफ द लेंथ। किसकी? एसोफेगस की। क्लियर हुआ? अब हाँ जी, थोड़ा सा और बताते हैं ग्रास नली के बारे में। ये जो ग्रास नली है, इसके अंदर जो लेयर होती है, उस लेयर पर म्यूकस की लेयर पाई जाती है। म्यूकस सेल होती है, वह बहुत चिकनाहट टाइप का पदार्थ निकालती है, जिसे श्लेष्म बोलते हैं या म्यूकस बोलते हैं। उसी म्यूकस के कारण जो भोज्य पदार्थ बड़े आसानी के साथ आपके अमाशय में वह फिसलता हुआ चला जाता है। ठीक है, ये हुआ। अब जब यहां से यह भोज्य पदार्थ आपके अमाशय में पहुंच गया, अब क्या होगा? इस अमाशय में लगभग भोजन 4 घंटे के आसपास रहता है। लगभग 4 घंटे के आसपास रहता है। तो इस अमाशय में आप देखेंगे स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से तो 3 पार्ट होते हैं। अमाशय, मनुष्य का जो अमाशय है वो 3 पार्ट में होता है। ठीक है, 3 पार्ट इसका क्या है? जो प्रारंभिक पार्ट होता है, जो ग्रास नाल से जुड़ता है, वह प्रारंभिक पार्ट कार्डियक पार्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? कार्डियक पार्ट। यहां हमने नाम लिख दिया है CARDIAC, कार्डियक पार्ट। ये पहला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट कार्डियक। दूसरा जो पार्ट होता है जिसे मध्य भाग भी कहते हैं, अमाशय का मध्य भाग भी कहते हैं, तो उसको बोलते हैं फंडिक पार्ट। FUNDIC, फंडिक पार्ट। ये दूसरा पार्ट हो गया। इसी अमाशय का तीसरा पार्ट जो छोटी आंत से जुड़ा होता है, इसी अमाशय का तीसरा पार्ट जो छोटी आंत से जुड़ा होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा होता है, उसको बोलते हैं पाइलोरिक पार्ट। ये तीसरा हो गया पाइलोरिक पार्ट। कहाँ है? यहाँ है। यानी इसके इस साइड पाइलोरिक पार्ट, बीच में फंडिक पार्ट, और शुरुआती जो कि ग्रास नाल से को अमाशय से जोड़ती है वो कार्डियक पार्ट होता है। क्लियर हुआ? अब इसी अमाशय से छोटी आंत जुड़ती है, अमाशय से छोटी आंत जुड़ती है, और उस छोटी आंत का जो प्रारंभिक पोर्शन होता है, जो प्रारंभिक भाग होता है, उस भाग का नाम होता है ड्यूडेनम। अंग्रेजी में ड्यूडेनम बोलते हैं और हिंदी में ग्रहणी बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? ग्रहणी। ये आप देखिए, ग्रहणी, ड्यूडेनम। इसकी लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर के आसपास होती है, और इसका जो आकार होता है सी के आकार का होता है। सी आप देख रहे हैं, ऐसा कुछ। ठीक है ना? यहां देखिए, ये लगभग ऐसा होता है। ठीक, सी की आकृति की। और इसी सी की आकृति से, यानी कि ग्रहणी से, यानी कि ड्यूडेनम से, एक और महत्वपूर्ण भाग पाया जाता है इसी एलिमेंट्री कैनाल का, जिसे बोलते हैं पैंक्रियाज। क्या बोलते हैं? पैंक्रियाज। इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में अग्न्याशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अग्न्याशय। ये देखिए, पत्ती की आकृति की होती है। नीम की पत्ती देखा है, ठीक उसी प्रकार की आकृति इसकी होती है।
इसको इंग्लिश में बोलते हैं पैंक्रियाज और हिंदी में बोलते हैं अग्न्याशय। ये क्लियर हुआ। अब इसी ये ड्यूडेनम से दूसरा जो पार्ट होता है, ड्यूडेनम से लगा हुआ छोटी आंत का जो दूसरा पार्ट होता है, उस पार्ट का नाम होता है जेजुनम। क्या नाम होता है? जेजुनम। इंग्लिश में जेजुनम बोलते हैं। ये लिखा हमने जेजुनम। अब आप इसमें देखेंगे जेजुनम कहाँ है। तो जो आपकी आंत है छोटी, ये जो घुमर इसी में रस्सी के क्या बोलते हैं, जो क्वाइल्ड टाइप की रस्सी होती है, जो घूम चुकी होती, फंस चुकी होती है आपस में, तो उस टाइप की जो रस्सी, वैसे ही आपकी छोटी आंत है। ये बड़ी आंत है जो बाहर बाहर देख रहे हो ना आप, ये बड़ी आंत है। और बड़ी आंत के अंदर छोटी आंत होती है। बड़ी आंत के अंदर उसी में फंसा हुआ, लिझुराया हुआ, उसको बोलते हैं छोटी आंत। और इसी जेजुनम से, इसी ड्यूडेनम से दूसरा जो पार्ट होता है छोटी आंत का, उसको बोलते हैं जेजुनम। क्या बोलते हैं? जेजुनम। यहां तक का जो पार्ट होता है, ये ऊपर का हिस्सा, ये वाला, इसको बोलते हैं जेजुनम। ठीक है। जेजुनम के नीचे जो क्वाइल्ड वाला भाग होता है, घुमावदार भाग होता है, आपस में लिझुराया हुआ होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं इलियम। छोटी आंत का थर्ड पार्ट इलियम होता है। ये देखिए इलियम। ड्यूडेनम की लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है, जेजुनम की लंबाई 2.5 मीटर होती है और इलियम की लंबाई 3.4 मीटर होती है। आंत की टोटल लंबाई लगभग 7.5 मीटर होती है। आंत की 7.5 मीटर होती है। और इस आंत में दो पार्ट होते हैं, एक लार्ज इंटेस्टाइन और एक स्मॉल इंटेस्टाइन। तो हमने स्मॉल इंटेस्टाइन बताया आपको, ये स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की टोटल जो लंबाई होती है 6 मीटर के आसपास होती है। कितनी? 6 मीटर के आसपास होती है। और जो चौड़ाई होती है वो 2.5 सेंटीमीटर होती है। ये चौड़ाई और ये जो लंबाई है आपस में, ये 6 मीटर की होती है। कितनी? 6 मीटर होती है। अगर आप उसे तान देंगे तो 6 मीटर होगा। आप सोचिए कि कहां तक जाएगा ये। ठीक है। लेकिन आपस में वो घूमर के उसी में रहता है। ये तो हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन। अब आप देखेंगे लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 भाग होते हैं, यानी बड़ी आंत के भी 3 भाग होते हैं। उस 3 भाग में आप देखेंगे जो इस साइड का, दाहिने साइड का, इस साइड का, आपके अमाशय के नीचे जो आंत है, उस आंत के इस साइड का ये वाला जो पोर्शन है, इसको बोलते हैं सीकम। क्या बोलते हैं? सीकम। इसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर होती है। यह है सीकम, यहां से आता है। ठीक है, 6 सेंटीमीटर। और चौड़ाई होती है 7.5 सेंटीमीटर। 7.5 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है, यानी चौड़ाई इसकी ज्यादा है, लंबाई कम है। इसीलिए ये फूली हुई, ज्यादा फूली हुई संरचना आपको देखने को मिल रही है। जो बड़ी आंत का प्रथम भाग है सीकम, वह आपको ज्यादातर ये चौड़ाई में दिखेगा। और ये आपको गोल गोल सदृश, ये दिखे, गोल गोल सदृश रचना दिखेगी आपको। ये ऐसे दिख रहा है ना, ये इस तरीके से। ये काफी ज्यादा ये मोटा होने के कारण थैलीनुमा स्ट्रक्चर बन जाता है। और जो थैलीनुमा स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं हास्ट्रा। क्या बोलते हैं? हास्ट्रा। ये याद रख लीजिएगा, हास्ट्रा। ये हास्ट्रा। ठीक है। ये तो बड़ी आंत का पहला भाग हो गया। और इसी पहले भाग से लगा होता है सबसे पॉपुलर बीमारी, जिसको बोलते हैं अपेंडिक्स हो गया है। तो ये जो अपेंडिक्स है, ये आपके बड़ी आंत का छोटा सा भाग है, 9 सेंटीमीटर लंबाई है। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। हिंदी आप सुने हैं कि नहीं सुने हैं, मैं आपको हिंदी बताता हूं। इसकी हिंदी है कृमि रूप परिशेषिका। हिंदी क्या है? कृमि रूप परिशेषिका। नाम लिखा भी है, कृमि रूप परिशेषिका। लंबाई इसकी 9 सेंटीमीटर के आसपास है। यहां देखिए, यही जो पोर्शन है ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है। ठीक।
अब ये घूमते 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 ऊपर चढ़ती है, यानी एसेंडिंग फॉर्म में होती है, एसेंडिंग फॉर्म में सीकम होती है। ऊपर जैसे जाएगा तो यू आकृति ऐसे बना लेता है, ऐसे ऐसे इस तरीके दाढ़ी टाइप का स्ट्रक्चर बना लेता है, ये ऊपर ऐसे बन जाता है, यानी कि लगभग यू की आकृति की बन जाती है। इसको बोलते हैं कोलम, सॉरी कोलन, क्या बोलते हैं, कोलन। यह हमने लिखा 1.3 मीटर की होती है। तो ये जो कोलन यहां से लेकर के यहां तक है, फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में यहां तक भी है। अब देख रहे हो ना, कोलन यहां से लेकर के यहां पहुंचा, फिर ये डिसेंडिंग ऑर्डर में नीचे है। क्लियर हुआ? अब इसी के नीचे डिसेंडिंग ऑर्डर में जो कोलन आ रहा है, लास्ट में इसका पोर्शन जुड़ता है किससे, मलाशय से। किससे जुड़ता है, मलाशय। यह मलाशय भी आपके बड़ी आंत का सबसे अंतिम भाग होता है। आपके बड़ी आंत का सबसे अंतिम भाग, सबसे लास्ट जो पोर्शन होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, उसको बोलते हैं रेक्टम। क्या बोलते हैं, रेक्टम। ये लिखा हमने रेक्टम, हिंदी में इसको बोलते हैं मलाशय। यहां है 18 से 20 सेंटीमीटर की लंबाई होती है। क्लियर हुआ? लास्ट में सबसे जो लास्ट का जो पोर्शन है उसको बोलते हैं एनस, गुदा, जिससे मल उत्सर्जन के माध्यम से बाहर निकल जाता है। क्लियर हुआ? अब इसको हम थोड़ा सा और डिफाइन करते हैं भोजन का। अब जो आपने सर्वप्रथम भोजन इंगेशन के माध्यम से मुख में लिया हुआ है, वह आपके ये मुख गुहा में पहुंचा। मुख गुहा में पहुंचते ही लार का स्राव होने लगता है। किसका स्राव होने लगता है, लार का। इंग्लिश में लार को सेलाइवा बोलते हैं, सिक्रिएशन ऑफ सेलेवरी, सिक्रिएशन ऑफ सेलाइवा, यानी लार का स्राव होने लगता है। कब? जैसे ही आपके मुख में भोजन पहुंचता है। 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। कितनी जोड़ी? 3 जोड़ी। 3 जोड़ी में एक यहां पाई जाती है, एक यहां पाई जाती है। इसको बोलते हैं सबलिंगुअल, जीभ के नीचे पाई जाती है, इसको बोलते हैं सबलिंगुअल। एक यहां, एक यहां, एक जोड़ी हो गया सबलिंगुअल। ये हो गया सबलिंगुअल ग्लैंड। दूसरा होता है सब मैक्सिलरी। ये आप देख रहे हैं पोर्शन, दांत वाला हिस्सा, यहीं पर सब मैक्सिलरी ग्लैंड पाई जाती है। एक यहां, एक यहां, सब मैक्सिलरी। दूसरी हो गई यहां भी, यहां भी, ठीक है, 2 यहां 2 यहां, 4 हुआ, यानी 2 जोड़ी सब मैक्सिलरी। ये हमने लिखा। एक सब मैंडिबुलर, ये सब मैंडिबुलर, सबलिंगुअल, सब मैक्सिलरी, और एक है पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड, ये पैरोटिड ग्लैंड कहाँ है, कान देख रहे हो ना, ये यहां पे है, यानी कि इसी सब मैक्सिलरी के ऊपर यहां पर पाई जाती है क्या, ये पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड हो गई। पैरोटिड ग्लैंड। 3 जोड़ी क्या हो गई, ये सैलिवरी ग्लैंड हो गई। इन्हीं 3 जोड़ी सैलिवरी ग्लैंड के द्वारा सलाइवा आपके मुख में सिक्रिएट होता है, यानी कि 3 जोड़ी लार ग्रंथियों के माध्यम से आपके मुख में लार का स्राव होता है। उसी लार के स्राव से जो आप भोजन को चबाते हैं उसी में मिलाया जाता है। जीभ क्या करती है, उसी भोजन में उसी लार को मिलाती है जो इन तीनों से निकल रहा है। उस लार में होता क्या है, लार में मुख गुहा में जो लार स्रावी होता है उसमें क्या क्या होता है, जरा इसको देखें। एंजाइम होती है। कौन सी एंजाइम? एक होती है लाइसोजाइम एंजाइम, लाइसोजाइम, और टाइलिन एंजाइम काफी पॉपुलर है। टाइलिन एंजाइम, टाइलिन एंजाइम और लाइसोजाइम एंजाइम।
जो टाइलिन एंजाइम होती है ये कार्बोहाइड्रेट पाचन के लिए उत्तरदायी होती है। तो आपके मुख में जो भोजन आया हुआ है उस भोजन में स्टार्च नामक एक पॉलीसैकेराइड भोज्य पदार्थ होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, उसी स्टार्च को इस टाइलिन नामक एंजाइम के द्वारा माल्टोज में बदल दिया जाता है। तो हमने पहले ही कहा था ना कि मुख गुहा में ही कार्बोहाइड्रेट यानी भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। तो इसी स्टार्च के माध्यम से, इसी स्टार्च को, जो भोज्य पदार्थ का एक रूप है, इसी स्टार्च को टाइलिन एंजाइम के द्वारा माल्टोज में तोड़ दिया जाता है। क्लियर हुआ ना? तो पाचन हुआ कुछ, आंशिक पाचन। तो मुख गुहा में लार के द्वारा आंशिक पाचन हो गया। अब इस मुख गुहा में ही दांत पाया जाता है। इसी मुख गुहा में ही क्या पाया जा रहा है? दांत पाया जा रहा है। जो दांतों की कुल संख्या होती है, दांतों की कुल जो संख्या होती है वो होती है 32। खूब सुने होंगे, दांत कितने होते हैं मनुष्य में? 32। ये तो वयस्कों के लिए हो गया। किसके लिए? वयस्क के लिए। वयस्कों में दांतों की संख्या कितनी होगी? 32 होगी। जबकि जो अल्प वयस्क हैं, जो वयस्क नहीं होते हैं, उनमें कितना होता है? दूध के दांत जिसे कहते हैं, दूध के दांत, वो कितने होते हैं? मिल्की टीथ, वो होती है 20। कितना होता है? 20। कभी कभी दांत का फार्मूला भी पूछा जाता है कि दांत का फार्मूला क्या है। तो इसी दांत में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। उनको बोलते हैं इंसाइजर, दूसरा कैनाइन, इंसाइजर, कैनाइन। उसके बाद तीसरा टाइप का है प्रीमोलर, और चौथा टाइप का है मोलर। इंसाइजर जो सामने का दांत है, कैनाइन जो खड़ा दांत होता है ना, यहाँ ये कैनाइन होता है। उसके बाद 2 दांत होता है जिसको हम प्रीमोलर बोलते हैं, और सबसे लास्ट में जो 3 दांत होता है, अब वयस्क हो जाएंगे तब 3 आएगा, जो 3 होता है उसको बोलते हैं मोलर। हिंदी में सुनिए, इसको बोलते हैं कृंतक, रदनक, कृंतक ही बोलते हैं, दांत को कृंतक ही बोलते हैं। हाँ जी, सामने वाले को कृंतक, रदनक, अग्रचर्वणक और चर्वणक। सामने के दांत को कृंतक, इंग्लिश में इंसाइजर, दूसरे को रदनक, इंग्लिश में कैनाइन, तीसरे को अग्रचर्वणक, उसको बोलते हैं इंग्लिश में प्रीमोलर, और चर्वणक लास्ट में है उसको बोलते हैं मोलर। 4 प्रकार के दांत हो गए। ये जो 4 प्रकार के दांत हैं ये द्विबारदंती होते हैं। इनको बोलते हैं द्विबारदंती, यानी मनुष्य क्या है? द्विबारदंती है। द्विबारदंती मतलब क्या है? कि पूरे जीवन काल में 2 बार दांत निकलते हैं। एक तो जब जन्म होता है 6 महीने बाद, 6 से 7-8 के महीने के आसपास दांत निकलना शुरू हो जाता है। तो लगभग 2 साल तक, 3 साल तक ये दांत रहते हैं। फिर उसके बाद ये दांत गिरना चालू होता है, तो दांत सारे गिर जाते हैं। जो मिल्की टीथ हैं लगभग 20 होते हैं, ये 20 निकल करके गिर जाते हैं। तो पहली बार हो गया, एक बार ये हो गया। अब दूसरी बार इनके टूटने पर दांत निकलता है, तो उसको बोलते हैं सेकेंड टाइम ऑफ टीथ। तो दूसरी बार जो दांत निकलता है, तो एक बार निकला फिर दूसरी बार निकला, तो बोलते हैं द्विबारदंती। मनुष्य क्या है? द्विबारदंती, क्योंकि उसके जीवन काल में 2 बार दांत निकलता है। अब फिर जो वयस्क होने पर निकलता है, दूध के दांत टूट जाने पर दूसरी बार जो निकलता है, अगर उनमें से कोई दांत टूट जाता है तब नहीं आएगा। जैसे अजय देवगन का दांत देखिए, एक टूटा हुआ है और उसके बाद नहीं आ रहा है। तो आपको सोने का, चांदी का, पत्थर का, जिसका भी आपको लगवाना होता है, तो कुछ लोग पैसे वाले होते हैं लगाते हैं। ठीक है, दांत हो गया। अब इसी में जीभ पाई जाती है। जीभ जो कि सलाइवा को भोजन में मिलाने का काम करती है और टेस्ट लेने का काम करती है, ये सब आपको पता ही है। उसी जीभ पर
स्वाद ग्रंथियां पाई जाती है, स्वाद अंकुर पाए जाते हैं, टेस्टिंग टाइप के कुछ उसमें जो उभरे उभरे बबल्स टाइप के होते हैं जीभ पर देखेंगे तो उससे टेस्ट मिलता है, ठीक है। फिर और जब नीचे आएंगे तो दो नली आपको देखने को मिलेगी, एक होती श्वास नली, एक होती ग्रास नली। तो श्वास नली, श्वास नली, और दूसरी होती है ग्रास नली, ग्रास नली। इसको ढकने के लिए भी होता है, ढकना टाइप का होता है, एक ग्लाटिस बोलते हैं, एक को बोलते हैं एपिग्लाटिस, ग्लाटिस एपिग्लाटिस, गलट, तीन होता है। भोजन आप यहां से ले रहे हैं मुख गुहा से, आगे जा करके एक वो होता है फेरिंग्स, फेरिंग्स बोलते हैं। मुख गुहा का सबसे अंतिम जो छोर होता है यहाँ पर, जिसको ग्रसनी बोलते हैं, तो अंतिम छोर को ग्रसनी और इंग्लिश में फेरिंग्स बोलते हैं। वहां पर ये पोर्शन मिलता है, जिससे आप मुख से भी सांस लेते हैं, यानी कि वहां भी जो श्वास नली है आके मुख में खुल रही है। भोजन भी आप उसी से ले रहे हैं, इसका मतलब ग्रास नली भी मुख में मिल रही है, यही दोनों हुए ना। तो अब आप भोजन करते हैं तो वह आपकी श्वास नली में नहीं जाता, क्यों, ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। तो इसके लिए ढक्कन पाया जाता है। तो श्वास नली का जो होता है उसको बोलते हैं ग्लाटिस, श्वास नली का जो ढक्कन होता है उसको बोलते हैं ग्लाटिस। ये जो आप देख रहे हैं श्वास नली, इस पर ग्लाटिस पाया जाता है। जब आप भोजन करते हैं तो ग्लाटिस उसको ढक लेता है। ग्लाटिस क्या करेगा, ढक लेगा श्वास नली को। अब जब भोजन नहीं जाने को होता है, ठीक, जब भोजन नहीं जाने को होता है, यानी कि ग्रास नली में जब भोजन नहीं जाने को होता है, तब उसको ढकने का काम कौन करता है, गलट, गलट, याद रखिएगा, GULLET, गलट और ग्लाटिस। ग्लाटिस कहाँ है, श्वास नली पर है, और गलट कहाँ है, ये आपके ग्रास नली पर है, ठीक है, भोजन को न जाने देने के लिए है। अब जो श्वास नली है बाइफर्केट हो जाता है, ऐसे बंट जाता है, श्वास नली ऊपर से ऐसे आया और ऐसे बंट जाता है। ये बंट करके एक बाईं तरफ चला जाता है, एक दाईं तरफ चला जाता है। जो श्वास नली है दो भागों में, यहां से ऐसे बढ़ जाती है, तो इस साइड जो होता है वह जाकर के आपके दाएं, ये दाएं पोर्शन है ना, तो दाएं साइड में जो फेफड़ा होता है उससे जुड़ जाता है, और बाएं साइड जो जाता है ट्रैकिया, उसको बोलते हैं, वो जाकर के आपके लंग्स से जुड़ जाता है। यानी कि बाएं की तरफ बाएं वाले लंग्स से जुड़ता है और दायां दाएं लंग्स से जुड़ता है, इसलिए हमने यहाँ लंग्स को भी बना दिया है, जबकि ये पाचन में कोई भूमिका नहीं निभाता है, इसका तंत्र अलग है। पाचन तंत्र का मतलब ही होता है कि शरीर के वे सभी अंग जो पाचन की क्रिया में सामूहिक रूप से भाग लेते हो, उन सारे अंगों को हम बोलते हैं पाचन तंत्र, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये पाचन में इन्वॉल्व नहीं होता है, ये श्वसन में इन्वॉल्व होता है। ये हम आपको दिखाने के लिए बनाए हैं, ठीक है। यहां से आया, अब यहां पर आप देख रहे हो कि ये वाला जो पोर्शन है जो अलग कर रहा है, ये ऐसे, ये जो पोर्शन है ये आप देख रहे हो ना, ऐसे अलग कर रहा है, इसको बोलते हैं डायफ्राम। ये पूरे शरीर को दो भागों में बांट देता है। यही जो डायफ्राम है ये पूरे शरीर को दो भागों में बांट देता है। तो ऊपर वाले को वक्षीय भाग बोलते हैं और नीचे वाले पोर्शन को उदर भाग बोलते हैं। यहां से आपका शरीर उदर भाग होता है और इसके ऊपर आपका वक्षीय भाग होता है। शरीर दो भागों में बट गया। अब इस उदर भाग में आप देख रहे हो अमाशय है और इधर क्या है, ये लीवर है। लीवर के भी दो पार्ट होते हैं, लीवर में भी दो पार्ट हैं। एक आप इधर देख रहे हो लेफ्ट टाइप का और इधर देख रहे हो राइट, है ना। इसी लीवर में बाइल पाया जाता है, पित्ताशय पाया जाता है, गॉल ब्लैडर पाया जाता है। यहां देखिए लीवर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगर शरीर की सबसे बड़े अंग की बात करेंगे तब आपका स्किन हो जाएगा, लेकिन शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि अगर कहेंगे तब लीवर हो जाएगा। क्लियर हुआ ना। ये लीवर है और इसी लीवर से लगा हुआ ये जो आपको स्ट्रक्चर छोटा सा दिख रहा है, हल्का सा ग्रीन कलर का जो दिख रहा है, इसको बोलते हैं गॉल ब्लैडर या
पित्ताशय। इसी पित्ताशय में पित्त का निर्माण होता है। क्या निर्माण होता है? पित्त का। इस पित्त में बहुत से ऐसे एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव सब्सटेंसेस होते हैं, जो कि बड़े बड़े भोज्य पदार्थों को, जटिल भोज्य पदार्थों को, जो आप कंकड़ पत्थर खा जाते हैं, उनको गलाने का काम करता है, जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करता है, भोजन को क्षारीय बनाने का काम करता है। भोजन को कैसा बनाता है? क्षारीय बनाने का काम करता है पित्त। जबकि जो भोजन आपका यहां से आया पच करके, हल्का पच करके जो लार मिलाई जाती है, ये अम्लीय होता है। कैसा होता है? अम्लीय होता है। और उसी अम्लीय भोजन को ये जो पित्त है, ये कैसा बना देता है? क्षारीय बना देता है। कैसे? इस पित्त की जो नली है, बाइल डक्ट है, वो आकर के ग्रहणी में खुलती है। हमने ग्रहणी पहले बता दिया था। इसी ग्रहणी में आकर खुलती है। अब फिर देखिए एक और कमाल, जो यहाँ पर पैंक्रियाज है, अग्न्याशय है, यह भी, इसकी भी जो डक्ट है वो कहाँ खुलती है? ग्रहणी में ही खुलती है, यानी ड्यूडेनम में ही खुलती है ना। इट ओपन्स इनटू ड्यूडेनम। दोनों, यहां से पित्त आ गया। अब यहां से ये क्या आएगा? यहाँ पे अग्न्याशयी नलिका। अग्न्याशयी नलिका अग्न्याशयी रस को, अग्न्याशयी नलिका अग्न्याशयी रस को कहाँ छोड़ती है? इस ड्यूडेनम में, ग्रहणी में। क्लियर हो रहा है कि नहीं? ग्रहणी में छोड़ती है। अग्न्याशयी रस में होता क्या है? इसमें 3 प्रकार के कोशिकाएं होती हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल और गामा सेल। अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा से निकलता है ग्लूकागॉन, बीटा से निकलता है इंसुलिन, जो कि बहुत ज्यादा इस समय पॉपुलर है, इंसुलिन, और गामा से सेरोटोनिन निकलता है। ग्लूकागॉन, इंसुलिन दोनों दोनों हार्मोन है, ठीक है। जो इंसुलिन है ये क्या करता है आपके शरीर में? जब आप ज्यादा भोजन कर लेंगे तो ज्यादा एनर्जी मिलेगी। ज्यादा एनर्जी का मतलब ज्यादा ग्लूकोज, तो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, यानी शुगर की मात्रा क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो बढ़े हुए शुगर की मात्रा को कम करता है कौन? इंसुलिन। कैसे कम करता है? उसी इंसुलिन, वही जो इंसुलिन है वह आपके ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज कर देती है। ग्लूकोज को किस में चेंज कर लेती है? ग्लाइकोजन में। और जो ग्लाइकोजन है वह संचित भोज्य पदार्थ हो जाता है आपके शरीर में, संचित यानी स्टोरेज हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। कोई भी चीज आपके पास स्टोर होती है तो उसका उपयोग आप कब करते हैं? जब आपके पास वह चीज कम हो जाती है बाहरी रूप से, तब आप स्टोरेज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। अब जब आप उपवास होते हैं, 9 दिन का व्रत होते हैं, 1 दिन का व्रत होते हैं, जब आप भोजन नहीं करते हैं, ऊर्जा नहीं लेते हैं, तब के समय में वही जो ग्लाइकोजन है वह गल करके आपको एनर्जी देने का काम करता है। ये क्लियर हुआ? ये तो यहां तक का पोर्शन हो गया। अमाशय में भी भोजन पचता है। वहां पर ऑक्जिंटिक सेल, पेप्टिक सेल और ऑक्जिंटिक और पेप्टिक सेल पाई जाती है। ऑक्जिंटिक सेल और पेप्टिक सेल। ऑक्जिंटिक सेल से HCl नामक अम्ल निकलता है, जिसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। यह आपके अमाशय में निकलता है। ध्यान रखिएगा, पूरे शरीर में अगर अम्ल यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहीं निकलता है तो वो है अमाशय। यह अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है, बड़े बड़े जो भोजन के कण होते हैं उन्हें छोटे छोटे कणों में, सरल कणों में तोड़ने का प्रयास करता है। अम्ल है तो अम्लीय बनाएगा, अम्ल है तो कैसा बनाएगा? अम्लीय बनाएगा, यानी भोजन को कैसा बनाएगा? अम्लीय बनाएगा। और जो उसमें बैक्टीरिया होती है, सूक्ष्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो आप भोजन के माध्यम से ले लेते हैं, सड़े गले जो पदार्थ आप बाहरी वातावरण से लेते हैं, फंजाई, कवक, ये सब ले लेते हैं। जो आप ठेले पर भोजन करते हैं तो उस पर कितने कीटाणु, जीवाणु सब आकर के बैठते हैं, सब आपके भोजन के माध्यम से आपके शरीर में जाते हैं। तो उनकी डिजॉल्वेशन, उनको निष्क्रिय करना, उनको छोटे छोटे पदार्थों में तोड़ देना,
ये भी काम इस अम्ल का होता है, गला देता है। ठीक है, तो ये अमाशय में, अब ये अमाशय से छोटी आंत में जाता है, अमाशय से ग्रहणी से होता हुआ छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत में 3 पोर्शन होते हैं, यहां पर भी भोजन का पाचन होता है। पूर्ण पाचन, भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है और यहीं पर अवशोषण भी होता है छोटी आंत में। कैसे होता है? जो छोटी आंत है उसकी दीवारों पर माइक्रोविलाई या विलाई नामक स्ट्रक्चर पाया जाता है, ऐसे। अब इसको आप खोलेंगे तो कितना खुलेगा, इसी को जब आप खोलेंगे तो कितना खुलेगा, बहुत ज्यादा खुलेगा, है कि नहीं? तो ऐसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं और इसी पर आकर के जो पचे हुए भोज्य पदार्थ हैं उनका अवशोषण हो जाता है, एब्जॉर्प्शन हो जाता है। जो पचे हुए भोज्य पदार्थ हैं उनका अवशोषण कहाँ होगा? अमाशय में होगा। पूर्ण रूप से पाचन भी कहाँ होगा? अमाशय में ही होगा। फिर उसके बाद जो अपच पदार्थ है, जो बच गया पचने से, जो नहीं पच पाया, उसको बड़ी आंत में भेज दिया जाता है। ये बड़ी आंत का जॉइंट छोटी आंत से यहाँ पर है, कोलन से, यहाँ पर आप देख रहे हो, ये सीकम से जुड़ जाता है और जो अपच है वो सीकम में पहुंचते पहुंचते ये कोलन में आता है, कोलन से आकर के रेक्टम में पहुंचता है अपच। और इसमें अभी भी जो एक्सेस वाटर है आपके शरीर में, आपके बड़ी आंत में जो अपच भोज्य पदार्थ गया है, जो पचा नहीं, जो उत्सर्जी है, वह जब यहाँ आता है तो उसमें पानी अगर एक्सेस ज्यादा है, एक्सेस मतलब ज्यादा है, ज्यादा मात्रा में है, तो उसे भी अवशोषण बड़ी आंत में कर लिया जाता है। फिर उसके बाद इसे मलाशय के द्वारा गुदा द्वार से शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है, जिसको बोलते हैं उत्सर्जन। यानी पाचन के बाद पूरी शरीर में जो भोज्य पदार्थ आया उसका आपने पाचन कर लिया, पाचन के बाद जो अपच है, जो अनावश्यक है, शरीर के लिए हानिकारक है, उसे समय समय पर निकाल देने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है और वह गुदा द्वार के द्वारा मलाशय के माध्यम से निकाल दिया जाता है। तो ये हुआ पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, ये मनुष्य का डाइजेस्टिव सिस्टम है। ठीक है, इसमें लगभग मिला जुला करके हमने सब आपको बता दिया है, कोई ऐसी चीज इसमें छूटी नहीं है। अगर छूटी होगी तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसको समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, ये जो छोटे छोटे आप इसमें ग्लोबुल्स देख रहे हैं, है ना, ये फूली हुई गुब्बारे नुमा संरचना होती है, श्वास जिसमें हवा भर दी जाती है। जो आप ऑक्सीजन लेते हो उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी जाता है, जरूरी नहीं कि ऑक्सीजन ही जाए, कार्बन मोनोऑक्साइड भी जाता है। तो ये सब जाकर के आपके फेफड़े में अल्वियोलाई जिसे बोलते हैं, है ना, उसमें भर जाता है, कूपिकाओं में भर जाता है इसमें, तो ये फूल जाता है, तो आपका सीना फूल जाता है। फिर जब इसे बाहर निकाल दिया जाता है सीना पचक जाता है ना, पिचक जाता है। तो यही सब होता रहता है। बाकी तो आपको ये लगभग बता दिया हूँ। इसमें कुछ भी आपको पूछना होगा तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।